हेलो एवरीवन, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग विजन आईएएस का जो मंथली करंट अफेयर्स आता है हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग जनवरी 2020 से स्टार्ट करेंगे और पहले हम लोग जनवरी टू जुलाई या अगस्त, मतलब अभी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अगस्त तक चलेंगे और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग उसके पीछे का यानी 2019 का फिर से बैक में स्टार्ट करेंगे। लाइक 2019 का पहले दिसंबर करेंगे, फिर नवंबर, देन अक्टूबर, हम लोग इस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा पार्ट होने वाला है इसमें वो है जनवरी ऑनवर्ड का। ठीक है, तो चलिए हम लोग विजन आईएएस का जो मंथली करंट अफेयर्स आता है उसका जनवरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें हम लोग अभी पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला चीज है वो है हमारा आर्टिकल 131 से रिलेटेड न्यूज में। तो एक्चुअली इसमें हुआ ये है कि जो केरला है और छत्तीसगढ़ है, इस दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो सीएए था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका, और एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है उसको चैलेंज करा है। केरला ने करा है चैलेंज सीएए को और छत्तीसगढ़ ने किसको करा है, बेसिकली एनआईए को। तो यहां एक चीज हमारे लिए समझना जरूरी है कि अगर हमें किसी से कोई शिकायत होती है, हमें अगर स्टेट से शिकायत है, हमें अगर सेंटर से शिकायत है, तो वी एज अ इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्टेट को किसी से शिकायत होगी तो वो किसके पास जाएगा? तो स्टेट के पास भी एक ऐसा ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। वो कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 131 में। ठीक है, तो आर्टिकल 131 में हमारा क्या दिया हुआ है बेसिकली, अभी हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको पहले यहां पे क्लियर कर दूं कि यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हम लोग वो दोनों कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कुछ चीजें अगर छोड़ रहा हूं इसमें तो वो मैं इंटेंशनली छोड़ रहा हूं, तो ये चीज आपको भी समझना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हम लोग ये सब कुछ कवर कर सके। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ना बेसिकली एक हार्डवर्क का जो टाइम था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आते हैं आर्टिकल 131 है क्या। तो बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 131 है वो ये कहता है कि ये इसमें बेसिकली डील्स विद एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, द सेंटर एंड स्टेट एट वन साइड एंड अनदर स्टेट एट अनदर साइड, और टू और मोर स्टेट। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है सेंटर या स्टेट के बीच, या दो स्टेट एक तरफ हो गए, एक तरफ सेंटर है, या फिर सेंटर स्टेट एक तरफ कोई दूसरा स्टेट, या फिर दो स्टेट, मतलब कैसे भी अगर ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है तो ये डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ये कहां पर दिया हुआ है? आर्टिकल 131 में ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है कि दिस मींस नो अदर कोर्ट कैन एंटरटेन सच अ डिस्प्यूट। इसका मतलब क्या है? नो अदर कोर्ट कहने का क्या मतलब है? ऐसा डिस्प्यूट कभी भी हाई कोर्ट नहीं सुलझा सकती है। ठीक है, इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन अब आप यहां पे एक चीज समझिए, ये तभी होता है कि दैट इट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। अगर आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए अगर वहां जा रहे हैं, अगर आप पॉलिटिकल दुश्मनी निकालने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सेंटर के अगेंस्ट, फिर वो चीज एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, जो यहां पर लिखा भी हुआ है ये देखिए, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू सेटल द पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 131। वो क्या है? हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। किस चीज के लिए? फॉर द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर स्टेट वन साइड अनदर स्टेट, और फिर टू और मोर स्टेट। ठीक है, अब यहां हम लोग एक बार देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के और कौन कौन से ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू सीक एन ओपिनियन फ्रॉम द अपेक्स कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे
ये एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट है, ये एडवाइस किसको दे सकती है? प्रेसिडेंट को। ठीक है। दूसरा है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अपील करने का ज्यूरिसडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट हियर्स द अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब अगर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होगा तो कहां जाना होगा? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। उसके साथ साथ अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी होता है तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो मैं अपने पॉलिटी के लेक्चर में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो इसके बाद है कि द सेंटर हैज द पावर टू इंश्योर दैट इट्स लॉज आर इंप्लीमेंटेड। अब यहां पे एक चीज देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। एक तरफ एक दे दिया गया है आर्टिकल 131 की अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, और दूसरी तरफ ये भी है कि सेंटर अगर चाहे तो अपने सारे लॉ इंप्लीमेंट करवा सकती है स्टेट से। सेंटर के पास ये पावर होता है कि वो डायरेक्ट कर सकती है स्टेट को टू इंप्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, अदरवाइज सेंटर कोर्ट में जा सकती है। ठीक है। लेकिन यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो याद रखना है कि क्या हर केस में जा सकती है स्टेट सुप्रीम कोर्ट के पास? तो ऐसा नहीं है। When there is a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement or other similar instrument executed before the commencement of the Constitution and continues to be in operation or which provides that the jurisdiction of Supreme Court shall not extend to such dispute. कोई भी ऐसा ट्रीटी, एग्रीमेंट या कोई भी इंगेजमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऐसा कुछ भी, यानी होता है ना बहुत पुराना विवाद अगर कोई चलता आ रहा है, तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है। ये यहां पे ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? जो इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट आप अक्सर देखते हैं कि दो स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक है। तो वो मैटर कभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है, ये हमेशा याद रखना हमें। ठीक है। तीसरा, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं जा सकता है आर्टिकल 131 को लेकर के। ठीक है। तो यहां पे जो सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा ये वाला पार्ट, जिसमें किस किस में सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, और दूसरा ये जो इंटरस्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट का है वो। ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं। नाउ सी, यहां पे ये कहा है ना कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट कंप्लेन ऑफ फंडामेंटल राइट बीइंग वायलेटेड और कैन नॉट मूव टू द कोर्ट। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ना कि क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 32 के अगेंस्ट, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं अपने पॉलिटी के लेक्चर में, उसको बेस बना करके मूव नहीं कर सकती है स्टेट सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 131 स्टेट को दिया गया है। ठीक है, कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप आर्टिकल 131 के साथ जाएंगे, ना कि 32 के साथ, जो किस चीज का है? रिमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट। जिनको याद है उनको ठीक, जिनको नहीं याद है वो मैं ये बता दूं कि आर्टिकल 31 है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज से रिलेटेड, कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के साथ। ठीक है। लेकिन अगर स्टेट को कोई परेशानी होगी तो वो किसके साथ जाएंगे? आर्टिकल 131 को बेस बना करके। ठीक है। तो ये था हमारा इसका पहला न्यूज। अब हम लोग चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। दूसरा है ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड द इशू ऑफ डिफेक्शन। इसको आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। ठीक, इसमें एक्चुअली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से कहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कीजिए, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड? लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पावर से रिलेटेड, टू डिसाइड ऑन द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। इस वाले पूरे न्यूज में जो हमारा पार्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। इसमें हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो वो हम लोग एक बार देखते हैं। बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या मतलब है ये मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए, ऐसा हो सकता है कि सपोज एक कोई लीडर है, ठीक है, वो अभी क्या हुआ कि सपोज बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ गया, ठीक है, और एक तरीके का वेव था, वो चुनाव जीत गया, लेकिन बाद में उसको किसी तरह की दिक्कत हुई, फिर उसको सपोज कांग्रेस की तरफ से ज्यादा का ऑफर आ गया, फिर वो उधर की तरफ स्विच हो गया। फिर अब उसको लगा कि नहीं यार, मतलब ना कांग्रेस में अच्छा नहीं लग रहा, इन्होंने उतना इज्जत नहीं दिया, चलो फिर से वापस चलते हैं बीजेपी में, तो फिर से बीजेपी में चला गया।
तो ऐसे केसेस के लिए, इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 1985 में बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट, और ये है 10th शेड्यूल में। शेड्यूल पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो 10th शेड्यूल में हमारा क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसमें क्या है, इट लेज डाउन द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेटर्स मे बी डिस्क्वालिफाइड, मतलब किस किस तरीके से वो डिस्क्वालिफाइड हो सकते हैं, किस किस ग्राउंड पर वो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, वो दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ जो शख्स कर सकता है वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब क्या, जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो स्पीकर हैं, ठीक है, वही बस कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन दिया हुआ है कि किस किस कंडीशन में कोई डिफेक्टेड होगा। पहला है कि अगर उसने अपनी मर्जी से अपने मेंबर, पार्टी के मेंबरशिप को दिया है, वापस किया है, ठीक है, उसने अगर अपनी मर्जी से पार्टी के मेंबरशिप को छोड़ा है, तब उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग सकता है। उसके बाद जो इसमें दूसरा है वो क्या है, अगर पार्टी के डायरेक्टिव को उसने वायलेट किया है। जैसे यहां पर एक चीज क्या होता है, जैसे सपोज अगर कोई इंपॉर्टेंट बिल पास होने वाला होता है ना, तो हर पार्टी अपने मेंबर्स को एक व्हिप जारी करती है, ठीक है। तो व्हिप बेसिकली एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है कि हाँ, आपको पार्टी जो चीज कहेगी आपको वो फॉलो करना है। तो अगर व्हिप जारी हो गया, अगर आप पार्टी के अगेंस्ट में गए, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, और ये पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली दोनों में होता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये जो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन या जो एंटी डिफेक्शन होता है, ये पार्लियामेंट एंड असेंबली, जो स्टेट असेंबली है, दोनों में होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। क्या है एक्सेप्शन? वो इट बेसिकली अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विद और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइड दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर आर इन फेवर ऑफ मर्जर। आप एक चीज समझो, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अभी सपोज महाराष्ट्र का आप केस देख लो, ठीक है। वहां क्या हुआ, जो एनसीपी है वो और शिवसेना क्या की, एक साथ मर्ज हो गई। तो वहां पर उनके पे वहां एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, लेकिन वहां एक केस होता है कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर आर इन फेवर ऑफ दैट मर्जर, ठीक है। तो जब सत्ता की बात होती है तो 2/3 क्या, पूरे जितने भी लोग होते हैं सब उसमें तैयार रहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि अगर कोई पर्सन इलेक्टेड है स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वो रिजाइन दे सकते हैं अपनी पार्टी से एंड रीजॉइन द पार्टी वंस ही डिमिट्स दैट पोस्ट। वो दूसरी पार्टी फिर रिज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उस पोस्ट से हटने के बाद, ठीक है। यहां पे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब इसमें एक्चुअली एक केस का जिक्र हो रहा है बेसिकली, कि मणिपुर में ये हुआ कि एक कांग्रेस लेजिस्लेटर थे, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, और बीजेपी बेसिकली रूलिंग पार्टी में थी। मतलब इन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के उस पे टिकट पे, लेकिन इन्होंने बाद में ज्वाइन किसे कर लिया, बीजेपी को, आफ्टर द 2017 असेंबली इलेक्शन, ठीक है। तो कांग्रेस ने जो स्पीकर है उनसे कहा कि आप इसको डिस्क्वालीफाई करें। स्पीकर ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और उसका जो पिटीशन था वो पेंडिंग ही था। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी क्या है, रूलिंग पार्टी में है उस वक्त, और जब बीजेपी रूलिंग पार्टी में है तो जो स्पीकर होंगे वो भी बीजेपी से ही कहीं ना कहीं मिले होंगे, ठीक है। तो वो कैसे एक्ट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, नहीं किया। सिमिलरली कुछ ऐसा ही कि कर्नाटका में हुआ, आंध्रा में हुआ और तेलंगाना में हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई अब कुछ ना कुछ रिफॉर्म तो चाहिए स्पीकर के जो ऑफिस है उसमें। तो पहला आता है कि कुछ सिक्योरिटी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ऑफिस होना चाहिए, मतलब उनकी जो ऑफिस होनी चाहिए वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ना सिक्योरिटी कहने का ये मतलब है कि अगर रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट वो जाकर के कुछ काम करते हैं तो उनको भी लगता है कि नहीं, ये पार्टी जो है हमको स्पीकर के पद से हटा देगी, चेयरमैन के पद से हटा दिया जाएगा, कुछ भी ऐसा। तो इसलिए उनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए उनका, ठीक है। दूसरा है टू कर्ब द डिले, मतलब एक टाइम फिक्स होना चाहिए जिसमें स्पीकर जो हैं वो उस डिस्क्वालिफिकेशन को मतलब अग्री करेंगे उस डिस्क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी मणिपुर वाले केस में उन्होंने कोई एक्ट ही नहीं किया, 2017 मतलब 2.5 साल 3 साल 4 साल हो गए, कुछ एक्ट ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इसमें कोई प्रोसीजर ही नहीं है कि हाँ कितने दिन में करना है।
तो इसलिए यहाँ पर है कि इसमें कोई ना कोई एक टाइम बाउंड मैनर में ये चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म कमीशन थे जिन्होंने अपने अपने रिपोर्ट दिए। जैसे एक एआरसी जो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसने एक रिपोर्ट दिया जिसका नाम था एथिक्स इन गवर्नेंस। उसमें कहा कि ये जो एंटी डिफेक्शन का केस है इट शुड बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो भाई इलेक्शन कमीशन तो पिछले इतने सालों से कह रहा है रिफॉर्म की बात, इतने सालों से ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लोग कि भाई ऐसे ऐसे रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन वो कभी नहीं सुनी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली हर पार्टी को पता है कि अगर रिफॉर्म आएगा तो उनके लिए घाटे का सौदा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ठीक है, उसके बाद जो न्यूट्रलिटी है उसको सिक्योर करने की बात की जा रही है, तो ये सारी चीजें इसमें है। ठीक है, यहां पे एक चीज दिया हुआ है कि the members who have publicly expressed opposition to their party or support for another party should deem to have resigned। यहां यही चीज कह रखा है, ठीक है, कि जिन लोगों ने पब्लिकली एक्सप्रेस कर दिया है, पब्लिकली एक्सप्रेस कर दिया अपने पार्टी को छोड़ने का, तो उनको अपने आप रिजाइन दे देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें यह है कि द अपील अगेंस्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपील है ना, मतलब उन्होंने अगर इस चीज को क्या कहते हैं उसको मान लिया है सपोज कि हाँ ये डिस्क्वालिफाइड है या नहीं डिस्क्वालिफाइड है, तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये चीज जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउएवर इट हेल्ड दैट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 1992 की बात की जा रही है, देयर मे नॉट बी एनी जुडिशियल इंटरवेंशन अंटिल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर गिव्स हिज ऑर्डर। इसको ना थोड़ा सा हम लोग बस डिटेल से समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये एक तरीके का जुडिशियल रिव्यू हम लोग कह सकते हैं, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कुछ किया है तो क्या उनके डिसीजन को हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। पहला है हाँ, लेकिन दूसरा क्या है साथ में, अंटिल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर गिव्स हिज ऑर्डर। मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है खुद अगर वो ऑर्डर देंगे ना तभी वो जा सकता है। ठीक है, ये बेसिकली बहुत फनी चीज है। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं इसमें, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एक टाइम लिमिट होना चाहिए। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर टू मेक डिसीजन। इसको जरा ध्यान से पढ़ना, ये क्या है इसको ना जरा एक बार ध्यान से पढ़ना। एंटी डिफेक्शन लॉ अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स टू मेक डिसीजंस। अब आप देखो अभी राजस्थान में क्या हुआ। राजस्थान में जब कोविड जैसे केस में जब सबसे ज्यादा लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत थी, सबसे ज्यादा जब उन्हें अपने चीफ मिनिस्टर की जरूरत थी, उस समय जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके वो कहां थे, एक 5 स्टार होटल में जाकर के वो मूवीज देख रहे थे और जो क्या डांस वांस सीख रहे थे, खाना बनाना सीख रहे थे। तो ये क्यों हुआ? वहां भी तो राजस्थान में भी तो कुछ ऐसा ही केस हुआ ना, क्योंकि वहां पे चुने गए हैं किसी और से और जाकर के मिल रहे हैं किसी और पार्टी में। समझ रहे हो चीज? तो ये यहाँ पे वही कह रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर टू मेक डिसीजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन कर्बिंग रिस्ट्रिक्शन। यहां पर बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो हमारा न्यूज है वो किसी से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड वर्डिक्ट ऑन बंच ऑफ पिटिशंस चैलेंजिंग द रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड ऑन इंटरनेट सर्विसेज एंड मूवमेंट ऑफ पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। हम सबको पता है कि जब 370 एंड 35 ये जब वो अल्टर किया गया था, जब हटाया गया था, तो किस तरीके से इंटरनेट शटडाउन कितने लंबे समय तक चला था। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कुछ अपना जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन फाइल किया गया, तो उसमें कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि आप इतने लंबे समय तक नहीं लगा सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जस्टिफिकेशन दिया कि ये जो उन लोगों ने लगाया है दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ स्टेट्स वोलेटाइल हिस्ट्री, थ्रेट ऑफ एन अपराइजिंग लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी एंड पॉसिबल मिसयूज ऑफ इंटरनेट फॉर प्रोपोगेशन ऑफ टेरर एक्टिविटीज एंड इंसाइटमेंट ऑफ जनरल पब्लिक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि हाँ वहां इस तरह की परेशानी है, वहां का हिस्ट्री एक खराब है, उसके बाद वहां लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वहां पे टेरर एक्टिविटीज का डर है, इसलिए हम लोगों ने इतना लंबा वो लगाया था। ठीक है, अब यहां पर ना हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है पहला जो हमारा सीआरपीसी का 144 है वो, और दूसरा यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 144 सीआरपीसी। बेसिकली ये एक कॉलोनियल एरा का लॉ है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को या अदर किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है
कि वो प्रिवेंट कर सकता है किसी भी अर्जेंट केसेस को। अगर जैसे बेसिकली यहाँ पे क्या है कि वो मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है और किसी को आर्म्स के साथ अलाउ नहीं कर सकता है जाने के लिए, या किसी को असेंबल नहीं होने देगा। बेसिकली जब 144 लगता है तो यही सारी चीजें होती है कि आप ग्रुप में जमा नहीं हो सकते, आप मूव नहीं कर सकते इस एरिया से, इतनी सारी चीजें होती है। तो ये बेसिकली उसी का बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि यहां पर किस किस चीज के लिए, मूवमेंट, कैरिंग आर्म्स एंड फॉर्म असेंबलिंग अनलॉफुली। लेकिन यहां पे एक चीज है, द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 144 कैन नॉट रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर इट नेसेसरी। सबसे पहली बात कि 2 months से ज्यादा नहीं रह सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नेसेसरी है तो एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी टोटल पीरियड 6 months से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये चीज ध्यान देना। अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि 144 में 144 जो है उसका मैक्सिमम पीरियड क्या है, तो वो होता है 6 month, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं आगे। पहला जो है हमारा, जब हम लोग इंटरनेट शटडाउन की बात करते हैं ना, तो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है, दैट इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन आप खुद समझो आज के समय में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए इंटरनेट कितना जरूरी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इतना ज्यादा अगर शटडाउन कर रहे हैं ना, तो ये 19 क्लॉज 1 का वायलेशन है, ठीक है, 19(1)(a) का वायलेशन है। दूसरा इसमें एक आता है डॉक्ट्रिन एसेंशियल, एक है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहां पर ना एक बहुत अच्छा डॉक्ट्रिन दिया हुआ है, हम लोग वो देखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये बेसिकली ये कहता है कि पनिशमेंट शुड नॉट बी डिसप्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंसेस कमिटेड। इसका मतलब यह है किसी ने अगर चोरी की है ना, सपोज किसी को अगर भूख लगा था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो अगर किसी होटल में जाकर के चोरी करके खाने का अगर खा लिया ना उसने, तो आप उसको फांसी नहीं दे सकते हैं। हाँ, उसने गलती किया है लेकिन आप उसको फांसी नहीं दे सकते। आप समझ रहे हो? दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मतलब पनिशमेंट हमेशा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए टू द ऑफेंस कमिटेड, ठीक है। एंड द एक्सटेंट ऑफ द स्टेट्स इंटरफेरेंस विद द एक्सरसाइज ऑफ अ राइट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द गोल इट सीक्स टू अचीव। स्टेट उतना ही इंटरफेयर करे जितना उनको गोल अचीव करना है। स्टेट बेसिकली यहां पे कहने का मतलब, यहां पे इस वाले के लिए यहां पे स्टेट कहने का मतलब है सेंटर। मैंने आपको पहले भी अपने पॉलिटिकल लेक्चर्स में बताए हैं स्टेट का क्या डेफिनेशन है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो हमारा इंटरनेट शटडाउन का है, ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का भी वायलेशन है, ठीक है, 19(1)(g) का। उसके बाद एक है कि सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट फॉर इंडेफिनिट पीरियड इज नॉट परमिसेबल। इंडेफिनिट पीरियड के लिए परमिसेबल नहीं है। यहां पे एक चीज और कहा है कि जो सेक्शन 144 है ना, दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू सप्रेस द लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और ग्रीवांस और एक्सरसाइज ऑफ एनी डेमोक्रेटिक राइट। आप किसी के एक्सप्रेशन को दबाने के लिए 144 यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको ना एक दो चीजें दिखेंगी। एक सबसे बढ़िया ये है, देखो, इंडिया टॉप्स द लिस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन ग्लोबली। पूरे दुनिया में जितना इंटरनेट शटडाउन होता है उसमें इंडिया हमारा टॉप पे है, मतलब सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हमारे यहां होता है। द ऑनगोइंग शटडाउन इन कश्मीर इज द लॉन्गेस्ट एवर इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा लंबा जो शटडाउन हुआ इंटरनेट का, वो कहां हुआ? कश्मीर में, ठीक है। अब यहां पे इंटरनेट सर्विसेज का जो सस्पेंशन होता है, ये बेसिकली इन सब पे एक्ट्स के तहत आता है, ठीक है। तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। यहां पे एक चीज बस बता दें कि बिफोर 2017 इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर्स वेर इशूड अंडर, पहले 2017 के पहले सेक्शन 144 में होता था, लेकिन 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद नोटिफाई किया कि अब ये इस रूल के तहत होगा, जो टेलीग्राफ एक्ट है उसके तहत होगा। ये चीज खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन उन्होंने खुद अपने बात को ध्यान में नहीं रखा, वो भूल गए इस चीज को, ठीक है, कि उसके बाद भी सीआरपीसी 144 के तहत ही इंटरनेट शटडाउन का प्रोविजन कंटिन्यूड है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर बताया गया है कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, इंडिया को ऑलमोस्ट $1.3 बिलियन का लॉस हुआ
सिर्फ इंटरनेट शटडाउन की वजह से 2019 में, मेकिंग इट द थर्ड मोस्ट इकोनॉमिकली अफेक्टेड कंट्री आफ्टर इराक एंड सूडान। ठीक है, इराक एंड सूडान जहां पे हमेशा गृह युद्ध चलते रहता है, हमेशा वहां लड़ाई होती रहती है, उसके बाद तीसरा नंबर किसका आया? इंडिया का। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद एक जस्टिफिकेशन, वो तो खैर कोई भी जस्टिफिकेशन देगा कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिफिकेशन दिया कि ये जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसके बेसिस पर किया गया, जो प्रोटेस्ट था उसको रोकने के लिए, अनरेस्ट था उसको रोकने के लिए, ये सब चीज। यहाँ ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि देखो, इंटरनेट शटडाउन था तो आपको ये लग रहा होगा ना कि हाँ, लोग वहां कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। अब कुछ ऐप का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। ठीक है, ब्रिजफाई हो गया, फायर चैट हो गया, एक ब्रायर करके है। इन एप्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, सबसे ज्यादा इस ऐप का यूज हुआ है कश्मीर में, ब्रिजफाई का। इन एप्स के जरिए आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये बहुत फेमस ऐप हो गया था उस समय जब इंटरनेट शटडाउन हुआ था तब। तो ऐसा नहीं है कि लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है आधार रिपोर्ट। सी ये ना एक्चुअली किसी काम का हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। सिर्फ यहां पे इतना बस याद रखना कि एक फर्म है जिसका नाम है डलबर्ग, उसने एक रिपोर्ट निकाला है, स्टेट ऑफ आधार अ पीपल्स पर्सपेक्टिव रिपोर्ट। ये बस ध्यान रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा इस वाले से। ठीक है, एक फर्म है डलबर्ग, उसने एक रिपोर्ट निकाला है, स्टेट ऑफ आधार अ पीपल्स पर्सपेक्टिव रिपोर्ट। यहां पर अगर कोई भूल जाना कि कितने नंबर का होता है, कितने डिजिट का होता है, तो पॉकेट से आधार कार्ड निकालना और देख लेना। ठीक है, और ये तो पता है कि यूआईडीआई इसको इशू करती है। इसमें जो जो इंफॉर्मेशन लिए जाते हैं वो फिर से आप अपने उससे देख सकते हो ना, आधार कार्ड निकालो आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है, तो ये सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-3 फैक्ट है, हम लोग बस वो देखते हैं। पहला ये है कि आधार को इतना ज्यादा एक जरूरी आइटम बना दिया गया कि अराउंड 0.8% ऑफ पीपल एक्सपीरियंस्ड एक्सक्लूजन ड्यू टू आधार रिलेटेड रीजन फ्रॉम अ की वेलफेयर सर्विसेज। गरीबों के लिए जो योजनाएं होती है ना, उसमें से लगभग 0.8% लोग छट गए सिर्फ इस आधार की वजह से। ठीक है, उसके साथ साथ एक दिया हुआ है कि एन एस्टिमेटेड 15 मिलियन चिल्ड्रन मिस्ड आउट ऑन वन और मोर मिड डे मील्स बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज विद आधार। 15 मिलियन चिल्ड्रन से ज्यादा यहां पर मिस करे किस चीज को? मिड डे मील को। किस चीज की वजह से? आधार की वजह से। उनको प्रॉपर उनके पास आधार कार्ड नहीं होता था, उनकी स्कूलिंग नहीं हुई, उनका एडमिशन नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये बस ना 1-2 फैक्ट, ये मैंने ना फैक्ट एक्चुअली इसलिए हाईलाइट करा है कि अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हो ना, अगर आप किसी स्टेट पीएससी के मेंस में या फिर अगर आप यूपीएससी के मेंस में अगर लिखते हो तो वहां पे ये सारे फैक्ट्स बहुत काम के आएंगे। ठीक है, तो इन फैक्ट्स को बस ध्यान में रखना है। उसके बाद यहां पे एक है हमारा इनेमी प्रॉपर्टी, मतलब दुश्मन का प्रॉपर्टी। दुश्मन का प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? सेंटर ने अनाउंस किया है द फॉर्मेशन ऑफ अ कमिटी एंड अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू सेल इनेमी प्रॉपर्टी। बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जाएगा जिसके हेड होंगे होम मिनिस्टर। ये डिस्पोज करेंगे इनेमी प्रॉपर्टी को, और यहां से कितना पैसा? बहुत पैसा आएगा, 1 लाख करोड़ रुपए आने वाले हैं। ठीक है, कितने सारे मंदिर बन जाएंगे इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए आने वाले हैं, ये जब सारे जो प्रॉपर्टी इनको डिस्पोज जब किया जाएगा तब। ठीक है, कौन सी कमेटी बनाई जाएगी नहीं बनाई जाएगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इनेमी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है उसको जानना। ठीक है, और जो सीईपीआई है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, कहा जाता है कि अगर कोई नेशन वॉर के लिए जाता है तो वो ऑफन जो इनेमी है उसके प्रॉपर्टी को सीज करेगा। ठीक है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को बाद में क्या नाम दिया जाता है? इनेमी प्रॉपर्टी, ऐसी को एलियन प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिया ने भी बहुत सारे कब्जे किए इनेमी प्रॉपर्टीज को। जो 1962 वॉर था उस समय, 1965 वॉर, 1971 वॉर, इसमें इंडिया ने ढेर सारे कब्जे करे थे इनेमी प्रॉपर्टी को अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि एक पर्टिकुलर मतलब एजेंसी बनाई गई, एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई है जिसको कस्टोडियन कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीईपीआई, याद रखना।
तो सीपीआई नाम ही है कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, 1939 में ही बना था जब अंग्रेज थे उसी समय, बेसिकली ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बना था, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका, इट वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वहां पर एक फ्रीडम फाइटर डिवीजन है उसमें, मतलब बेसिकली उसके अंदर ये आता है। द कस्टोडियन इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अंडर इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट एंड अ सिविल कोड अंडर द सिविल प्रोसीजर एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो मेन यहां से पूछा जा सकता है किस मिनिस्ट्री के अंदर में ये आता है, ठीक है। उसका दूसरा इससे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी बॉडी है जो इनेमी प्रॉपर्टी को देखने का इनका काम होता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होगा, कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद है इसमें इनेमी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, द प्रॉपर्टी फॉर द टाइम बीइंग बिलोंगिंग टू और हेल्ड और मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ एन इनेमी और एन इनेमी सब्जेक्ट और इनेमी फॉर्म। उनके नाम पे कुछ भी अगर कोई एक्वायर कर रहा है, इनेमी जो कंट्री है उनके नाम पे, तो वो सारा कुछ इनेमी प्रॉपर्टी में आएगा। उसके बाद दैट डिफाइंड इनेमी एज अ कंट्री एंड इट्स सिटीजन दैट कमिटेड एक्सटर्नल अग्रेशन अगेंस्ट इंडिया। जिन्होंने भी इंडिया के अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन किया है, जिन्होंने भी अपने गुस्से का इजहार किया है ना, सब इनेमी प्रॉपर्टी में आएंगे। यहाँ पे एग्जांपल है चाइना एंड पाकिस्तान का। उसके बाद फिर ये तो मैंने बता ही दिया कि कंटिन्यूअस वेस्टिंग ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी इन द सीपीआई। अब यहां पर एक चीज और है कि इट मेक्स द सीपीआई द ओनर ऑफ द इनेमी प्रॉपर्टी रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1968। यहां रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि 1968 ऑनवर्ड जितने भी इनेमी प्रॉपर्टी हुए हैं ना, सब पर सबकी निगरानी करने का काम किसका है, सीपीआई का। दूसरा चीज यहां पे कि यहां पे कोई भी कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हो सकता है। यहां पे कोई भी कोर्ट का, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, उनका इंटरवेंशन नहीं हो सकता है इनेमी प्रॉपर्टी में। इस बात को रट लेना है, ठीक है। उसके बाद यहां पे यह है कि इट वाइड्स द लीगल सेल्स ऑफ इनेमी प्रॉपर्टीज अंडरटेकन बाय इनेमी सिंस 1968। इसका मतलब यह है कि सपोज अगर पाकिस्तान की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई यहां पर इंडिया में आए, वो ये कहे कि नहीं ये हमारे ताऊ की है, तो नहीं चलेगा ये चीज। समझ रहे हो इस चीज को। दिस मीन्स दैट अ पर्सन हु मे हैव बॉट एन इनेमी प्रॉपर्टी इन गुड फेथ व्हेन सच सेल एंड परचेज वाज लीगल नाउ स्टैंड्स टू लूज द प्रॉपर्टी। इवन 1968 के पहले या 1968 के समय ना कोई अगर ऐसा था जिसने इस इनेमी प्रॉपर्टी को खरीद भी लिया था ना, उसको भी इलीगल करार दे दिया जाएगा। उसके बाद इट प्रोहिबिट्स द इंडियन सिटीजन हु आर लीगल हायर्स ऑफ द enemies from inheriting enemy property and bring them within the definition of enemy। कोई भी इंडियन सिटीजन भी अगर खुद को एक लीगल हायर कहेगा उस इनेमी प्रॉपर्टी का, तो वो भी गलत होगा। वो भी जो प्रॉपर्टी है वो भी इनेमी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के अंदर में आएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा रेगुलेटिंग माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, MEI। तो यहां पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट जो है वो रेगुलेट कर सकती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को इन नेशनल इंटरेस्ट। यहां पर और क्या क्या चीजें हैं, द रेगुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इज परमिसिबल इफ इट इज इंटेंडेड टू इंश्योर एक्सीलेंस इन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। सी एक्चुअली ना यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे कि बहुत सारे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे ना, वो एक तरीके से खुद को ऐसा समझ लिए थे कि नहीं, उनके किसी भी चीज में स्टेट का इंटरफेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। उनको मतलब ना थोड़ा सा आ गया था, ऐसा कहते हैं ना कि हाँ कोई और इस चीज को वो नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं कर सकता इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वेलफेयर की बात है ना, अगर वेलफेयर की बात है तो जरूर स्टेट वहां पर इंटरफेयर कर सकती है। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की जब बात करें तो ऑब्वियसली आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 30 क्लॉज 2 आता है, जो मैं ऑलरेडी आपको अपने पॉलिटिकल लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। तो एक बार देखते हैं 30 क्लॉज 1 ये कहता है कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मतलब कोई भी माइनॉरिटी होगा वो अपने चॉइस का एडमिनिस्टर कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। दूसरा है आर्टिकल जो हमारा ये 30 है, 30 क्लॉज 2 ये कहता है कि प्रोहिबिट्स द स्टेट इन डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच इंस्टीट्यूशंस इन ग्रांटिंग एड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी।
यहां पर बेसिकली स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कि ये माइनॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहा है ये कह करके, ठीक है। तो यहाँ पे 30 क्लॉज 1 30 क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा माइनॉरिटी कमीशन जो है उसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली ये कमीशन है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देख ले, NCMEI, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यही सब कुछ डिफाइन करती है, यही सब कुछ बताएगी कि हाँ कौन सा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, किसको रखा जा सकता है, किसको बाहर निकाला जा सकता है, ये सब पावर इसके पास है। यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि इसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, जो हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, एंड 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके पास सिविल कोर्ट का भी पावर होता है। इट हैज बोथ ओरिजिनल एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। इट डिसाइड्स ऑन डिस्प्यूट। अगर किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है ना, तो वहां भी ये अपना जो डिसीजन है वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास पावर होता है सुओ मोटो का। सुओ मोटो मतलब वो अपने आप कहीं ना ऐसा खुद से वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं वहां पे। इट कैन ऑल्सो कैंसिल द माइनॉरिटी स्टेटस, वो माइनॉरिटी स्टेटस को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जो लोग सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ। बेसिकली ये 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन। लेकिन ये ध्यान रखना है कि नो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैज बीन डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल डेट। Thus, linguistic minorities are outside the purview of NCMEI. 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटीज तो हुए हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का कोई जिक्र नहीं है। हमारे आर्टिकल में है, ये देखिए यहाँ जो हमारा 31 है ना, 31 में है यहाँ पे बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, लेकिन अभी तक लैंग्वेज के बेसिस पे किसी को भी माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप कैसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। तो पहला है कि वो एस्टेब्लिश होना चाहिए और एडमिनिस्टर होना चाहिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा। अगर वो कोई ट्रस्ट रन कर रही है, कोई अगर सोसाइटी रन कर रही है, तो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो होंगे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। उसके बाद है इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। और हाँ यहाँ ये ध्यान रखना है कि देयर इज नो नीड फॉर इट्स रिन्यूअल पीरियोडिकली। अगर वो एक बार हो गया तो पीरियोडिक रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। दूसरा इसमें यह है कि जो आर्टिकल 15 है हमारा, उसके बाहर इसको रखा गया है MEI को, मतलब दे नीड नॉट रिजर्व द सीट फॉर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ यहां पर रिजर्वेशन ऑफ अप टू 50% फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ देयर ओन कम्युनिटी। सी यहाँ पे ओन कम्युनिटी कहने का क्या मतलब है, 6 यहाँ पर माइनॉरिटी रिलीजन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है, बताए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो सपोज अगर किसी एक पर्टिकुलर सपोज अगर एक सिख कम्युनिटी ने अगर या सिख से जुड़े कुछ लोगों ने अगर एक इंस्टीट्यूशन चलाया, ठीक है, तो उनके पास है कि वो 50% तक सिख बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ जो सिख बच्चे हैं उनको ही पढ़ाएंगे या सिर्फ जो मुस्लिम बच्चे हैं वही पढ़ेंगे मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ऐसा नहीं होता है। वो 50% तक का ही रिजर्वेशन रख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर स्टेट कोई वहां पर वो लेती है, अगर सपोज अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहीं चल रहा है, तो अगर टेक ओवर करती है स्टेट, तो प्रॉपर कंपेंसेशन देना पड़ेगा स्टेट को, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 12 ऑफ आरटी विच मैंडेट्स 25% रिजर्वेशन फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस इज नॉट एप्लीकेबल। ये ना ईडब्ल्यूएस वाला क्राइटेरिया कहीं से भी उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। They can also have separate fee structure but not allowed to charge capitation fee। यहाँ पे capitation fee मतलब होता है ना कई बार इलीगल तरीके से फी लिए जाते हैं, वो कहीं से भी अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है कि उसमें भी काफी ज्यादा मैल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, तो उससे हम लोगों को बचना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस्ड इन ऑब्जेक्टिव, मतलब 2 चीजें हैं, एक है कि आपको एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, और दूसरा क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ द माइनॉरिटीज, दोनों के लिए आप कर रहे हैं। ये 2 अलग अलग चीजें, ध्यान देना आप, एक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और दूसरा माइनॉरिटीज के राइट को बढ़ावा देने के लिए,
ठीक है, तो वही फिर रहेगी। फॉर दिस सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्टिंग्विश्ड एजुकेशन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहले को नाम दिया सेक्युलर एजुकेशन, दूसरे का एजुकेशन डायरेक्टली एम्ड एट प्रिजर्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो इसमें कि द फॉर्मल कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट, मतलब एजुकेशन की बात है तो कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट। जो दूसरा है एंड द लेटर अपहोल्ड्स द फंडामेंटल राइट, मतलब प्रिजर्वेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है, ये मैंने 30 क्लॉज 1 में ही बता दिया है। ठीक है, इसके बाद है हमारा ईडब्ल्यूएस कोटा इन द स्टेट। जब हम लोग कहते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा इन द स्टेट, तो ये हर किसी को पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2019 में और ये चीज आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, सेंटर हैज नो रोल इन डिसाइडिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ले आया, लेकिन अब इंटायरली डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे, वो अलाउ करेंगे या नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, पहला चीज यही होगा कि क्या सेंटर का जो बनाया हुआ ये है, ये स्टेट्स के लिए मैंडेटरी है? तो नहीं है मैंडेटरी। ठीक है, दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, तो 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 ऐड किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने पहले बता दिया कि ये जो है ये अलाउड नहीं होगा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। और जो बेसिकली 15 क्लॉज 6 और 15 क्लॉज ये 16 क्लॉज 6 और 15 क्लॉज 6 है, दोनों यही है कि फॉर द रिजर्वेशन अप टू 10% ऑफ ऑल पोस्ट फॉर द ईडब्ल्यूएस ऑफ सिटीजन, दोनों में यही चीज है। यहां पर बस ये याद रखना है कि अगर सेंटर ने कर दिया है काम, लेकिन अगर स्टेट चाहे तो इस चीज को मना भी कर सकती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री टू डिसाइड वेदर टू इंप्लीमेंट द 10% कोटा फॉर ईडब्ल्यूएस इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन टू द स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। स्टेट फ्री है, वो किस तरीके से डिसाइड करेगी इसको। ठीक है, उसके बाद एक बहुत फेमस है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। पहले मैं बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग मेंस में अगर आंसर लिखेंगे ना, वो सिर्फ आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि हाँ, जो 14th रिपोर्ट था लॉ कमीशन का जिसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात की गई थी, वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। आप बस एक स्टेटमेंट में लिखोगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हर 2-3 महीने पे न्यूज में आता है। ठीक है, ये 1958 से चला आ रहा है कि हाँ, हमें एक ना AIGS बनाना है, AIS के जो IAS है उसके तर्ज पे। इसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में है क्या, यहां पर ये देख लो। इट एम्स एट क्रिएटिंग अ सेंट्रलाइज्ड कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ध्यान देना है, डिस्ट्रिक्ट जजेस हु विल बी रिक्रूटेड सेंट्रली थ्रू एन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन एंड अलोकेटेड टू ईच स्टेट अकॉर्डिंग अलोंग द लाइंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे अभी यूपीएससी सपोज सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसमें जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो उनमें क्या होता है, एक जगह पर सेंटर ने पेपर लिया, सब कुछ सेंटर ने डिसाइड किया और बाद में डिफरेंट कैडर अलोकेट कर दिया जाता है कि हाँ भाई, आप इस जगह पे काम करो, आप उस जगह पे काम करो, आप इस स्टेट में जाओ, आप इस फील्ड में जाओ, ये सारी चीजें डिवाइड कर दी जाती है। तो ऐसे ही जुडिशियरी के लिए भी कुछ लाया गया है। ठीक है, कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनेगा और उसमें डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, लेकिन ये ना बेसिकली बहुत दिन से बात चल रहा है, ये हमेशा न्यूज में आते रहता है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीजें मैं इश्यूज क्या है मैं बस वो बता दूं कि देखो, द क्रिएशन ऑफ AIGS विल नेसेसरी मीन ट्रांसफरिंग द रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, जो आर्टिकल 233 में दिया हुआ है, टू अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अभी जो डिस्ट्रिक्ट जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अब ये पावर फिर किसके पास चला जाएगा, सेंटर के पास। यहां पर एक दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्संस टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस शैल बी मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। बेसिकली ये CJI हाई कोर्ट होते हैं, उनके कंसल्टेशन के बाद किया जाता है ये। लेकिन अगर AIGS अगर आया तो वो किसके पास चला जाएगा, पावर सेंटर के पास। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ द लैंग्वेज। ये वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके ऊपर निर्भर करता है, जो सेशन जज है उनके ऊपर निर्भर करता है कि प्रोसीडिंग जो होगा वो किस लैंग्वेज में होगा। कई बार लोकल लैंग्वेज में भी प्रोसीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो एक नॉर्थ इंडिया का सपोज ना कि एक AIGS हुआ, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हुआ, अगर वो नॉर्थ इंडिया कोई बच्चा है, अगर उसको साउथ इंडिया में अगर भेजा गया
तो वो क्या जा करके वहां पर प्रोसीडिंग कर पाएगा, आप खुद समझो। कोई अगर एक जो पर्सन है जो साउथ इंडिया के साउथ पार्ट से आता है, वो अगर इधर नॉर्थ में अगर आए, तो क्या वो प्रॉपर तरीके से प्रोसीडिंग कर पाएंगे लोकल लैंग्वेज में? बिल्कुल नहीं। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर यही है कि द जजेस रिक्रूटेड थ्रू AIGS प्रोसेस बीइंग नॉट फैमिलियर विद द लैंग्वेज या कस्टम ऑफ द स्टेट एंड डिसाइडिंग केसेस में अफेक्ट द लेजिटिमेसी ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज। अगर उस पर्टिकुलर जगह का ज्ञान है ही नहीं, तो वो वहां के जो जुडिशियल सिस्टम है उसके लेजिटिमेसी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है देयर इज अ नीड टू इंश्योर दैट सर्विस इज इंसुलेटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि अक्सर ये बहस चलता है कि अभी तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। भाई कोई भी गवर्नमेंट करे, अल्टीमेटली क्या हमें चाहिए? हमें तो एक प्रॉपर सर्विस चाहिए ना। जो इतने सारे पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं उनको कम करना है हमें। ठीक है। तो इस चीज के लिए यहां पे कहा गया कि इसको हम लोग को अलग रखना है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट है वो है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। तो अभी क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उसने रिसेंटली एक स्टार्ट करा है स्कीम फॉर सेटिंग अप 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स फॉर रेप एंड पोक्सो एक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। बेसिकली 389 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर पेंडिंग केसेस अंडर द पोक्सो एक्ट 100 से ज्यादा है। उन जगहों पर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की गई है। ठीक है। लेकिन ये जो बनेगा, ये बनेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से। जब हम लोग कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब 60% शेयर होगा सेंटर का और 40% किसका होगा? बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। ये बेसिकली 2000 में जो 11th फाइनेंस कमीशन थी उसने ही रिकमेंड किया था 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर के, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा केसेस जो थे वो पेंडिंग हो गए थे वहां पे, या इवन अभी भी पेंडिंग है केसेस। ऐसा नहीं कि अभी कोई केसेस डिस्पोज हो गए हैं। ठीक है। तो इसी के लिए बेसिकली फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात की गई है। जजेस कौन होंगे इसमें, ये एक इंपॉर्टेंट है। द जजेस ऑफ दिस फास्ट ट्रैक कोर्ट वेर अपॉइंटेड ऑन एन एड हॉक बेसिस। द हाई कोर्ट सिलेक्टेड देम फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, एलिजिबल जुडिशियल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। ये बेसिकली पहले की बात की गई है। ठीक है। पहले जब 2000 के समय जब बात हुआ था, ये उस समय की बात है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था कि 2011 आते आते सिर्फ 1192 फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारे देश में फंक्शनल रहे थे। ठीक है। और बाद में इस 1192 को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? स्वाहा, बेसिकली उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। और उसमें स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा गया कि ये अगर आप चाहे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट अपने फंड से बना सकते हैं। मतलब पहले जो हम 60% देते थे ना, वो अब आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास फंड है, पैसा है, औकात है, तो आप बना लो। समझ रहे हो? अब उसके बाद लेकिन फिर बहुत सारे इश्यूज भी आने शुरू हो गए। अभी जब बात हो रही है तो अभी भी इश्यूज हैं। जो सबसे पहला इशू है वो हमारा क्या है? इनएडिक्वेट स्टाफ एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टाफ की कमी हर जगह है, हर जगह स्टाफ की कमी। दूसरा, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, लैक ऑफ विक्टिम सपोर्ट सर्विसेज, विक्टिम विटनेस प्रोटेक्शन मेजर्स। कोई अगर जाकर के एक जगह किसी के अगेंस्ट अगर बोल देता है, अगर वो जाकर के बता देता है कि हाँ इसने वो गुनाह किया है, कोई अगर विटनेस बन जाता है तो अगले दिन उसको मार दिया जाता है, अगले दिन उसकी किडनैपिंग कर ली जाती है। ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है। उसके अलावा जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है उसकी हाल कैसी है वो हर किसी को पता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। विक्टिम को सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिस्टमेटिक इश्यूज में। उसके बाद ये जो इशू है ना, इनएडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस। अब आप खुद समझो, इसके पहले वाले आर्टिकल में, इसके पहले वाले न्यूज में मैंने ये डिस्कस करा था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात हो रही है। इससे हमारा नंबर ऑफ जजेस जो है उनका अपॉइंटमेंट वो बढ़ेगा। मतलब जजेस ऑलरेडी कम है और फिर से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात करें तो भाई जजेस कहां से आएंगे? हमारे पास मैन पावर कहां से आएगा? समझ रहे हो? तो ये एक ऐसा पॉइंट है ना, ये बेसिकली एक फॉरएवर पॉइंट है। जो इनएडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस है ना, जजेस से रिलेटेड कुछ भी अगर आंसर राइटिंग अगर कर रहे हो ना तो बिंदास लिख दो, देयर इज एन एडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस। ठीक है। उसके बाद कोई भी एक लेजिस्लेटिव फाउंडेशन नहीं तैयार किया गया है। मतलब एक होता है ना कि आप एक प्रॉपर तरीके से एक लेजिस्लेशन बनाते हैं किसी भी चीज को लेकर के, ऐसा कुछ भी नहीं है।
उसके बाद कहा जाता है कि देयर हैज बीन नो इवोल्यूशन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट सिंस दे वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड मोर देन अ डिकेड अगो। कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ, कुछ भी उसमें चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें यह बोला गया है कि इक्वल अटेंशन पे होना चाहिए जो मेट्रोपॉलिटन है या जो दूर दराज के जगह है उनके ऊपर। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बना दिया, 10 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बना दिए। उसके बाद ये है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स है ना या जो प्रोसिक्यूटर है उनका जो सिलेक्शन होना चाहिए वो उनके एटीट्यूड के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पर, ये इन सब पे होना चाहिए। उसके बाद है विक्टिम सपोर्ट सर्विसेज, ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विक्टिम सपोर्ट सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर सर्विस होना चाहिए। तो ये सारा चीज हमारा किसमें था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो ये हमारा पॉलिटी का आज इसी तरीके से समाप्त होता है जनवरी का। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन और उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी से जनवरी खत्म होगा। उसके बाद फिर हम लोग फरवरी में इंटर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।